गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ एलआरसी सीरीज सर्किट तीनों के विषय में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन of resistance, combination of resistance and capacitor with an AC सोर्स। देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को लेंगे और दूसरा कैपेसिटर को लेंगे। अब एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिए हैं, एक रेजिस्टेंस है और दूसरा कैपेसिटर है। ये Vt का वैल्यू V0 sin ओमेगा टी, इसमें मान लीजिए करंट आई है, तो आपको हम रटा चुके हैं। ये सप्लायर यहाँ पे एक है और कंज्यूमर यहाँ पे दो है, एक कैपेसिटर है और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा वह रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मिलेगा और किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है एक है और कंज्यूमर कितना है, दो। कंज्यूमर कितना है, दो। तो जो भी सप्लाई करेंगे वोल्टेज वह रेजिस्टेंस को भी मिलेगा और कैपेसिटर को भी मिलेगा। इसका मतलब है Vt का वैल्यू किसके किसके सम के बराबर होगा, Vr के सम प्लस Vc के सम। अब आपको ये पता है कि Vr वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन ओरिजिन से किधर होता है, वह नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे आई आर इंटू आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होते हैं। इसका वैल्यू आई इंटू एक्सी, लेकिन माइनस जे कैप, क्योंकि ओरिजिन से नीचे होता है। जब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, Vt का मैग्नीट्यूड, तो आप सिंपल जानते हैं अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, तो आई आर का होल स्क्वायर, अब प्लस बाबू माइनस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं Vt का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। माइनस खत्म हो जाएगा और इसी को हम लोग लिखते हैं आई इंटू जेड। आई इंटू जेड, यहाँ पे आई बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक से अधिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वहां पे एक नए रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसी को किसके नाम से जानते हैं, जेड के नाम से। और जेड का वैल्यू मेरे पास निकल गया आरसी सर्किट का आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। इसको और पूरा लिखना चाहते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी का होल स्क्वायर। इसी जेड को हम लोग कहते हैं बाबू इम्पीडियंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडियंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडियंस ऑफ द सर्किट। तो सिंपल याद रखिएगा, जब हम लोग आर और सी को एक साथ मिलाते हैं
तो जो भी सप्लाई करेंगे वह रेजिस्टेंस को भी मिलेगा और कैपेसिटर को भी मिलेगा। इसका मतलब है नेट वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस हम जानते हैं I इंटू आर, किस एक्सिस पे बाबू, एक्स एक्सिस पे, तो आई कैप हो गया। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर की बात करेंगे तो I इंटू एक्स सी, लेकिन ओरिजिन से नीचे होता है तो माइनस जे कैप, फिर मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो इम्पीडियंस का वैल्यू मेरे पास निकल गया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/2 एफ सी का होल स्क्वायर। तो सिंपली याद रखिएगा इस जेड को इम्पीडियंस कहते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इम्पीडियंस का क्या यूनिट होगा, तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वही यूनिट किसका होगा बाबू, इम्पीडियंस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पीडियंस का भी यूनिट क्या लेंगे हम लोग, ओम ही लेंगे। क्या लेंगे, ओम। याद रखिएगा रेजिस्टेंस का भी यूनिट ओम, इम्पीडियंस का भी यूनिट ओम, और इसके अलावे इम्पीडियंस का भी यूनिट ओम और रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम। तो तीनों का यूनिट हमने बोल दिए हैं, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो और इम्पीडियंस हो। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडियंस तीनों का यूनिट क्या होता है, हमेशा ओम। रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो या इम्पीडियंस हो, तीनों का यूनिट हमेशा क्या होता है, ओम। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम समझिएगा। सबसे पहला काम है हम लोग को ये दिखाना वोल्टेज किसका बाबू, रेजिस्टेंस का। फिर हम दिखाएंगे वोल्टेज किसका, कैपेसिटर का, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे होते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस पे और कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा वाई एक्सिस पे, लेकिन ओरिजिन से नीचे। दोनों का रिजल्टेंट को ही हम लोग वीटी के नाम से जानते हैं, दोनों के रिजल्टेंट को किसके नाम से, वीटी के नाम से, और इसी को हम लोग एंगल फाई लेते हैं। तो ये हो गया आपका वीसी और ये हो जाएगा आपका वी आर। तो यहाँ से कोई पूछेगा आपसे टेन फाई का वैल्यू बताइए, तो कोई भी रहेगा तो टेन फाई का वैल्यू सीधा कहेगा वीसी अपॉन वी आर, वीसी अपॉन वी आर, यानी आई इंटू एक्सी अपॉन आई इंटू आर। आई से आई कैंसिल, तो यहाँ से टेन फाई का सिंपल वैल्यू होगा 1/ओमेगा सी आर। तो फेजर एंगल अगर आपसे कोई पूछेगा किसका, आरसी सर्किट का, तो क्या होता है बाबू, टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर, टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर, टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर। कभी कभी पूछ देता है फाई किसके किसके बीच में रहता है, तो याद रखिएगा फाई का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और मैक्सिमम 90 से छोटा। तो सिंपल याद रखिएगा, हम लोग सिंपली जानते हैं आरसी सर्किट के केस में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला इम्पीडियंस का वैल्यू, तो इम्पीडियंस का सिंपल वैल्यू रट जाइएगा आप लोग, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इसमें फेजर का एंगल का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर होता है, 1/ओमेगा सी आर होता है, 1/ओमेगा सी आर होता है। और यहाँ पे फाई का वैल्यू हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, ना तो 0 होगा ना ही 90 होगा, ना ही 0 होगा ना ही क्या होगा बाबू 90 डिग्री। इसका मतलब 0 और 90 के बीच में होगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब हम लोग करते क्या हैं, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को एक साथ मिलाते हैं। when
resistance and inductor are connected with an AC source, with an AC source। हम देखें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका इंडक्टर। ये Vt का वैल्यू V0 sin ओमेगा t, ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वह किसके अक्रॉस होगा बाबू? इंडक्टर के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस। तो हम लोग लिख सकते हैं VL। तो इसका मतलब है सप्लाई वोल्टेज हमेशा दो के सम के बराबर होंगे। Vt बराबर लिख सकते हैं VR प्लस VL, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लायर है और दो कंज्यूमर है। एक सप्लायर है और दो कंज्यूमर है, तो जो भी सप्लाई करेंगे वह किसको किसको मिलेगा? रेजिस्टेंस को भी मिलेगा और इंडक्टर को भी मिलेगा। रेजिस्टेंस को भी मिलेगा और इंडक्टर को भी मिलेगा। अगर इसका हम बात करते हैं एक्सिस का, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए ये हमेशा किस एक्सिस पे होता है बाबू? एक्स एक्सिस पे। I इंटू आर आई कैप, और इसका वैल्यू हमेशा I इंटू एक्सएल होगा। लेकिन किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। और ओरिजिन से किधर होता है? ऊपर। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे, फिर अगर मान लीजिए इसका नेट वैल्यू की बात करते हैं तो वही लिखेंगे I इंटू इम्पीडियंस Z बराबर I बाहर निकल जाएगा और इसका सिंपल वैल्यू होगा R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। I से I कैंसिल, तो RL सर्किट का इम्पीडियंस का सिंपल वैल्यू होगा बाबू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया बाबू? इम्पीडियंस। तो याद रखेंगे आप लोग इम्पीडियंस ऑफ RL सर्किट। तो सिंपली रट जाइएगा, जब R और L को एक साथ मिलाते हैं, जब R और L को एक साथ मिलाते हैं तो वहाँ पे इम्पीडियंस का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम का, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम का जब बात करेंगे बाबू तो समझिएगा वाई एक्सिस पे हम इंडक्टर को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम रेजिस्टेंस को लेते हैं, और फेज एंगल बीच से पास करेगा, इसको VT कहते हैं। और यही जो होता है इसी को हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। अब tan फाई की जब बात करते हो बाबू तो इसमें भी VL बाय VR होगा,
वी एल बाय वी आर होगा। टेन फाइव का वैल्यू क्या होगा, वी एल बाय वी आर। और टेन फाइव की बात करेंगे तो वी एल का वैल्यू आई इंटू एक्स एल बाय आई इंटू आर। आई से आई कैंसिल, ओमेगा एल बाय क्या हो जाएगा, आर। तो फेज एंगल की बात करते हैं तो ओमेगा एल अपॉन आर हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया बाबू, फेज एंगल। किसका, फेज एंगल का। किसका, फेज एंगल का। आरएल सर्किट के केस में फेज एंगल का वैल्यू ओमेगा एल बाय आर। और एंगल किसके किसके बीच में होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री। ना तो कभी 0 होगा ना ही कभी 90। तो आरएल सर्किट में रट जाइएगा, फेज एंगल का वैल्यू हमेशा 0 और 90 के बीच में होता है। अभी हमने दो चीज़ पढ़ाए, एक आरसी सर्किट पढ़ाए, उसमें भी फेज एंगल का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा। और दूसरा है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का भी फेज एंगल किसके बीच में होते हैं बाबू, 0 और 90 के बीच में। इसमें भी इम्पीडेंस का यूनिट हमेशा क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, हम तीसरा की बात करेंगे। जब तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है सीरीज में, तो देखिए क्या होगा। when when resistance capacitor and inductor all are connected in series with an AC source, with an AC source। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को कनेक्ट कर देते हैं किसमें बाबू, सीरीज में। किसके साथ, एसी सोर्स के साथ। तो देखिए ये रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका कैपेसिटर और ये हो गया आपका इंडक्टर। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को कनेक्ट कर दिए हम किसके साथ, एसी सोर्स के साथ। ये आर, ये सी और ये एल। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज वी टी, वी नट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो भी वोल्टेज मिलेगा कैपेसिटर के अक्रॉस और जो भी वोल्टेज मिलेगा इंडक्टर के अक्रॉस। इसका मतलब सप्लायर एक है, कंज्यूमर तीन है। सप्लायर एक है, कंज्यूमर तीन है, तो तीनों को मिलेगा। तो वी टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल। क्योंकि यहाँ पे आपके पास सप्लायर एक है और कंज्यूमर तीन है, तो जो भी सप्लाई करेंगे वह रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, कैपेसिटर को भी मिलेगा और इंडक्टर को भी मिलेगा। रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, कैपेसिटर को भी मिलेगा और इंडक्टर को भी मिलेगा। अब देखिए हमने पढ़ा चुके हैं ये किस एक्सिस पे रहता है बाबू, एक्स एक्सिस पे। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, आई इंटू आर आई कैप, फिर आई इंटू एक्स सी माइनस जे कैप, फिर आई इंटू
एक्स एल प्लस जे कैप, क्योंकि इंडक्टर हम ओरिजिन से ऊपर लेते हैं और कैपेसिटर को ओरिजिन से नीचे। अब देखिए यहां से VT की बात करते हैं तो ये होगा आई आर इंटू आई कैप, जे कॉमन ले लीजिए, आई एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, आई आर का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, तो आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको फिर हम लोग कहेंगे आई इंटू जेड, जेड इम्पीडियंस हो गया, और इसका वैल्यू बाबू आई बाहर कर लीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आई से आई कैंसिल, तो इम्पीडियंस का वैल्यू आर एल सी सीरीज सर्किट के केस में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो गया इम्पीडियंस। तो सिंपल याद रखिएगा बाबू, जब हमारे पास LRC सीरीज सर्किट होता है, जब हमारे पास LRC सीरीज सर्किट होता है तो इम्पीडियंस का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कब? जब सप्लायर 1 है कंज्यूमर 3 है, सप्लायर 1 है कंज्यूमर 3 है, तो हम सिंपली जानते हैं कि इम्पीडियंस का वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया किसका वैल्यू बाबू? इम्पीडियंस का। अब देखिए ध्यान से, जब इम्पीडियंस निकल गया तो हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं, और आप जानते हो एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल होता है और एक्सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है, वह भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए हम बात करेंगे किसका बाबू? फेजर डायग्राम का। जब फेजर डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम का तो देखिए कैसे बनता है। फेजर डायग्राम देखो, इधर वी आर, ये ओरिजिन, ऊपर वी एल, नीचे वी सी। अब देखिए ओरिजिन से ऊपर वी एल का वैल्यू प्लस, ओरिजिन से नीचे वी सी का वैल्यू माइनस। अब इसको अभी इसका फेज एंगल निकालना थोड़ा क्रिटिकल होगा, तो हम लोग करते क्या हैं, इसी को एक लाइन पे लाने का कोशिश करेंगे। जब तक ये एक लाइन पे नहीं आएगा तब तक इसका फेजर डायग्राम बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। तो आप लोग करिएगा क्या, इसको सबसे पहले एक लाइन पे ले आइएगा। तो देखो बाबू इसको कैसे लाते हैं। इधर ये उठ के चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वी एल माइनस वी सी, और ये आपका वी आर है। अभी दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? 20 से वी टी। ये हो गया आपका फेज एंगल फाई, और हम लोग इसको बता सकते हैं, ये क्या हो गया आपका बाबू? वी आर, और ये हो गया यहाँ से वी एल माइनस वी सी। अब देखिए ध्यान से, tan फाई की जब बात करेंगे तो वैल्यू होगा वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, यानी आई इंटू
एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टेन फाइव की बात करते हो तो टेन फाइव का सिंपल वैल्यू होगा आप लोग को एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी अपॉन आर। तो इस केस में अगर फेजर एंगल की बात करेगा LRC सीरीज सर्किट के केस में, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी अपॉन आर। ये हो गया LRC सीरीज सर्किट का फेजर एंगल। LRC सीरीज सर्किट का फेजर एंगल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी आर, ओमेगा सी बाय आर। तो ये हो गया आपको LRC सीरीज सर्किट का लास्ट केस। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे देखिए सबसे पहले हमारे पास Z का वैल्यू पता था। किस केस में बाबू? LRC सीरीज सर्किट के केस में हमारे पास किसका वैल्यू पता था? Z का। और Z का वैल्यू हम लोग देखे क्या था, देखिए यहाँ पे मेरे पास Z का वैल्यू सिंपल था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इफ एक्स एल बराबर एक्स सी, दिस कंडीशन is known as resonance condition, और इसको कहते हैं हम लोग प्योर रजिस्टर सर्किट। अगर आपको एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू सेम होता है तो उस कंडीशन को रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं, उस कंडीशन को रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं, और वहाँ पे जो सर्किट मिलता है प्योर रजिस्टर सर्किट हो गया। अब देखिए बाबू, एक्स एल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल और इसको वन बाय ओमेगा सी, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा वन बाय एल सी। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बाबू? वन बाय एल सी। तो ओमेगा बराबर क्या होगा आपका? वन अपॉन अंडर रूट एल सी, वन अपॉन अंडर रूट एल सी। अब देखिए टाइम पीरियड का वैल्यू होता है टू पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड का वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू होगा यहाँ से टू पाई बाय टी। वन बाय टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। वन बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बाय टू पाई, और ओमेगा का वैल्यू पता है तो इसका सिंपल वैल्यू होगा वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी, वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं बाबू? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रट जाइएगा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सीधा वैल्यू हो गया वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी, वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी, वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी। सिंपल याद रखिएगा कि LRC सीरीज सर्किट, LRC सीरीज सर्किट ही कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करता है? रिजोनेंस कंडीशन। LRC सीरीज सर्किट ही कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करता है? रिजोनेंस कंडीशन। ये कंडीशन तब एप्लीकेबल होते हैं जब XL और XC का वैल्यू क्या होता है? सेम। XL और XC का वैल्यू क्या होता है? सेम। XL और XC का वैल्यू क्या होता है? सेम। और यहाँ पे रिजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे तो रिजोनेंस कंडीशन सिंपल होता है
1/2 पाई √LC 1/2 पाई √LC 1/2 पाई √LC 1/2 पाई √LC। तो आज हम लोग यहाँ तक क्लास को पढ़ा करके क्लास को एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में इसके आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तब तक जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छा से पढ़िएगा।